औरंगजेब ने 1680s में बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने के बाद और 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर करके मारने के बाद ये सोचा होगा कि अब मैं फाइनली पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनके चैन की नींद सो सकूंगा। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था। 1707 तक आते आते औरंगजेब एक जिंदा लाश बन गया था और दक्कन सिर्फ मुगल बादशाह की नहीं बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य की कब्रगाह बनने वाली थी। औरंगजेब ने अपने आखिरी दिनों में अपने बेटे आजम शाह को ये बात लिखी, आई एम अलोन, हेल्पलेस एंड मिजरेबल, आई डू नॉट नो हु आई एम और वाई आई एम हियर। इस खौफनाक तरीके से मराठों ने औरंगजेब और मुगल साम्राज्य से छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब। और हमारे बहादुर मराठा सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें अभी के अभी, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस के पास जा सके और मराठों ने जो औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी उसके बारे में लोगों को पता चल सके। लगभग 5 लाख सैनिक युद्ध में या भूख से या बीमारियों से मरने के बाद और दक्कन में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद औरंगजेब ने अपने आखिरी दिनों में अपने बेटे आजम शाह को एक चिट्ठी और लिखी जिसमें उसने ये शब्द कहे थे, आई हैव सिन्ड टेरिबली, आई डू नॉट नो व्हाट पनिशमेंट अवेट्स मी। मतलब मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और मुझे नहीं पता कि ऊपर वाला मुझे क्या पनिशमेंट देगा। दोस्तों, इन एस्टोनिशिंग फिगर्स को सुनने के बाद और औरंगजेब की दयनीय स्थिति को सुनने के बाद आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि मराठों ने मुगलों को 1707 तक क्या हाल किया होगा। और ये तो सिर्फ ट्रेलर होने वाला था। दोस्तों, आज के टॉपिक का एनालिसिस को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से मराठास ने मुगल्स को पॉलिटिकली और साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय किया। फिर मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से उन्होंने औरंगजेब को पाई पाई के लिए तरसा दिया। अपने रॉयल किचन में जो सोने चांदी के बर्तन थे वो भी उसको पिघलाने पड़ गए ताकि अपने सैनिकों की सैलरी दे सके। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात कंटेम्प्रेरी उस टाइम के ट्रैवलर्स थे, कोर्ट हिस्टोरियन से उन्होंने बोली है। 1707 तक आते आते मुगल एम्पायर का इतना बुरा हाल हो चुका था दोस्तों, अगले 50 सालों में मुगल एम्पायर सिर्फ दिल्ली तक सिमट कर रह जाएगा। और एक बहुत फेमस जोक चलने वाला था मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड पे, जो लेट 1750s में गद्दी पर आया था। सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, मतलब मुगल बादशाह शाह आलम की सल्तनत सिर्फ दिल्ली से पालम तक है। पालम लगभग 15 किलोमीटर हुआ करता था उस एरिया से, शाहजहानाबाद से। और इसी टाइम पीरियड में मराठास पेशवा बालाजी बाजीराव की लीडरशिप के अंडर अपना भगवा झंडा पेशावर तक गाड़ देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की डेथ के बाद मराठों ने मुगलों के किस तरीके से पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल छक्के छोड़ा दिए। दोस्तों, औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसको लगा कि सिर्फ एक इंसान को मारकर, मतलब छत्रपति को मारकर, वो पूरे मराठास की स्पिरिट को क्रश कर देगा। बट उसको ये नहीं पता था कि हर एक मराठा में राज्य की स्पिरिट जिंदा थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले मराठाओं को दी थी। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने उस चीज को मराठों के अंदर कूट कूट कर भर दिया और हर एक मराठा अब स्वराज्य के लिए मुगलों से फाइट करने वाला था। औरंगजेब की दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उसको मराठाओं का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही नहीं पता था। क्योंकि दोस्तों, मराठास में भले एक छत्रपति तो होते थे, ही वॉज द हेड ऑफ ऑल द मराठास, बट यहाँ पे एक लूज डिसेंट्रलाइज हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जहां पे ऑलमोस्ट सेमी इंडिपेंडेंट पावरफुल मराठा सरदार भी हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, छत्रपति संभाजी महाराज की डेथ के बाद राजा राम अगले छत्रपति बने और 1689 से लेकर 1700 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, उनकी बैड हेल्थ की वजह से डेथ हो गई थी बाय द वे, उस टाइम पीरियड में उन्होंने तो मुगलों से लोहा लिया ही लिया। बट इनके अलावा भी कुछ बहुत पावरफुल मराठा सरदार थे जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, जैसे संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। दोस्तों, 1689 में छत्रपति राजाराम जब गद्दी पे आते हैं तो मुगलों ने उनको रायगढ़ किले के अंदर घेर लिया था, लेकिन वो चुपके से वहां से निकल जाते हैं, सीधा तमिलनाडु के जिंजी फोर्ट में पहुंच जाते हैं। 1690 में जुल्फिकार खान एक बहुत पावरफुल मुगल जनरल हुआ करता था। औरंगजेब ने उसको डिप्यूट किया कि आप जो अगले छत्रपति हैं उनको पकड़ो। आप मानोगे नहीं दोस्तों, ये अमेरिका का वियतनाम होने वाला था। 1690 से लेकर 1698 8 साल लग गए मुगलों को जिंजी फोर्ट, जो तमिलनाडु में है जैसा कि मैंने बताया, उसको कैप्चर करने में। हजारों मुगल सोल्जर्स की वहां पे डेथ हो गई। पहले तो संताजी घोरपड़े और धनाजी ने ऊपर जो नॉर्दर्न डेक्कन है, महाराष्ट्र वाले एरिया और कर्नाटका वाले एरिया में, मुगलों के गुरिल्ला वॉरफेयर ने हालत खराब कर दी थी, सप्लाई लाइन कट ऑफ कर दी थी।
तो इस तरीके से जिंजी फोर्ट में जो वहां पे सीज लगा के बैठे थे उसके बाहर, एज आई सेड, गुरिल्ला वॉरफेयर विद द मराठास, सेकंड स्टार्वेशन फैमिन वगैरह की वजह से बहुत बुरी तरीके से इनके हजारों सोल्जर्स वहां पे मरे। फाइनली जब 1698 में उन्होंने जाके कब्जा किया 8 साल बाद जिंजी फोर्ट पर, उनको अंदर जाके पता चला कि छत्रपति राजाराम महाराज तो 1697 में ही वहां से चुपके से निकल गए थे और दोबारा से महाराष्ट्र पहुंच गए थे। औरंगजेब नो डाउट बहुत ज्यादा बौखलाया होगा इस डेवलपमेंट से। और दोस्तों, संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव, इन दोनों की जोड़ी ने तो मुगलों के नाक में दम कर रखा था बुरी तरीके से। गुरिल्ला वॉरफेयर में सबसे जाने माने फोरमोस्ट एक्सपर्ट्स हुआ करते थे दोनों। और 1693 में एक बहुत डेयरिंग नाइट अटैक में संताजी और धनाजी ने मुगल कैंप पे अटैक कर दिया, जहां पे खुद औरंगजेब रुका हुआ था तुलापुर में। दोस्तों, तुलापुर वही जगह है जहां पे इस क्रूर बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर मारा था। तो रात के टाइम पे अचानक से इन दोनों मराठा जनरल्स ने अटैक कर दिया वहां पे, और हजारों की तादाद में मुगल सोल्जर्स मारे गए, इनकी सप्लाईज को लूटा गया। और ये भी कहा जाता है कि इस रेड में औरंगजेब बाल बाल बचा। तो दोस्तों, यू कैन वेल इमेजिन फॉर योरसेल्फ कि मराठा सोल्जर्स का क्या मोरल रहा होगा। और मुगल्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हार थी, करारी शिकस्त थी, ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी औरंगजेब के लिए। और उसके पास दांत पीसने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास गुरिल्ला वॉरफेयर के एग्जाम्पल्स हैं जहां पे मराठों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। भले ही मुगलों ने औरंगजेब के ऑर्डर पे एक एक करके फोर्ट कैप्चर करना स्टार्ट किया और ये सोचा होगा कि फोर्ट कैप्चर करके अब हम दक्कन के बादशाह बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था, क्योंकि जैसे ही एक फोर्ट मुगल्स कैप्चर करते थे कुछ टाइम बाद ही मराठास उसको दोबारा से रिकैप्चर कर लेते थे। और जितनी भी इनकी मेहनत थी, पैसा था, सिपाही मरे, वो सारा का सारा वेस्ट चला जाता था। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि 1681 से 1707 तक औरंगजेब डेक्कन में उलझा रहा। इससे औरंगजेब की जो नॉर्थ में पकड़ है, जो मुगल साम्राज्य का कोर एरिया था, वहां पे भी औरंगजेब की ग्रिप ढीली पड़ गई और पंजाब में सिखों ने बगावत करके अपनी पावर बढ़ानी स्टार्ट कर दी। इसी तरीके से दिल्ली के आसपास जाट्स ने बगावत करके अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया। अवध वाले एरिया में हिंदू जमींदार्स और राजाओं ने बगावत करनी शुरू कर दी, टैक्सेस देना रोक दिया। और राजपूताना में भी राजपूत रूलर्स ने बगावत करनी स्टार्ट कर दी। नॉर्थ वेस्ट में पठान्स ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मराठाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ डेक्कन तक ही लिमिटेड नहीं है। मुगलों को नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में वीक करने में भी मराठास ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसी टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर, जो अपने शानो शौकत, पैसे के लिए, फैबुलस वेल्थ के लिए जाना जाता था, किस तरीके से मराठों ने 1707 तक आते आते मुगल बादशाह को भिखारी बनाकर रख दिया। और दोस्तों, ये बात मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे पास कंटेम्प्रेरी, मतलब उस टाइम के टेक्स्ट हैं जिसमें सारे के सारे राइटर्स एक ही बात बोलते हैं कि इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी कि औरंगजेब को अपने सोने चांदी के बर्तन पिघलाकर सैलरी देना पड़ गया था, क्योंकि सोल्जर्स को सैलरी देने के लिए पैसा ही नहीं था। महीने महीने तक सोल्जर्स को पैसे नहीं दिए जाते थे और वो सोल्जर्स या तो आर्मी से भगोड़े हो जाते थे या आसपास के एरिया में जाके लूटपाट करना स्टार्ट कर देते थे, और इससे और ज्यादा सिचुएशन वहां पे खराब होनी शुरू हो गई। दोस्तों, औरंगजेब का एक कोर्ट ऑथर हुआ करता था, उसका नाम था खाफी खान। उसने एक बुक लिखी है मुंतखाब उल लुबाब। उसमें उसने लिखा हुआ है कि किस तरीके से 1705-6 तक औरंगजेब को अपने सोने चांदी के बर्तन पिघलाने पड़ गए। सोल्जर्स को महीने महीने तक सैलरी नहीं मिलती थी, स्टार्वेशन होने लग गया था आर्मी में, और हजारों सैनिक औरंगजेब के इस वजह से मारे गए। इसी तरीके से एक इटालियन ट्रैवलर और फिजिशियन, वो डॉक्टर भी हुआ करता था, पहले दारा शिकोह के कोर्ट में, उसके बाद औरंगजेब के कोर्ट में। उसने लिखा है कि किस तरीके से मुगल सोल्जर्स ने, जब उनको पैसे ही नहीं मिलते थे, उन्होंने आसपास के एरिया में जाके लूटपाट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, गुरिल्ला वॉरफेयर की वजह से सूरत और गुजरात के जितने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे, वहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स को एक बहुत बड़ा सेटबैक आया, जिसकी वजह से मुगल्स के जो रेवेन्यूज है, मतलब आमदनी है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। प्लस मैंने आपको ये बात तो बताई दी है कि किस तरीके से नॉर्थ में पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने की वजह से, क्योंकि औरंगजेब डेक्कन में बिजी था, वहां पे बहुत सारे राजाओं ने, जमींदारों ने, गवर्नर्स ने टैक्सेस देना या तो कम कर दिया था या बिल्कुल ही बंद कर दिया था। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी, दो टैक्सेस जो इनसे वसूला करते थे मुगलों की टेरिटरी से, चौथ में मतलब एक चौथाई भाग 25% और सरदेशमुखी में एक एडिशनल 10%,
जो सरदेशमुख मराठा छत्रपति को जो टैक्स जाने वाला था, वो वसूलना वहां से स्टार्ट कर दिया। तो एक तो ऑलरेडी पैसा कम आ रहा है मुगल टेरिटरीज से मुगल बादशाह को, ऊपर से मराठों ने अपने ये दो टैक्सेस लगाकर चौथ और सरदेशमुखी को मुगल टेरिटरीज पर लगाकर बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन खराब कर दी मुगल एम्पायर की। और इस वजह से जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, मुगल एम्पायर पॉलिटिकली और फाइनेंशियली एकदम से औंधे मुंह गिरता है और सिर्फ नाम मात्र का रह जाता है। और इसी टाइम पीरियड के बाद मतलब 1707 के बाद मराठाओं का भगवा झंडा बुलंद होते होते तक से कटक तक पेशवा बालाजी बाजीराव का सपना था, वो फाइनली पूरा हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।